नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। किसका होगा मध्य प्रदेश? आज बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसे लेकर दिल्ली में मंथन होना है। शाम 5 बजे दिल्ली मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। लिस्ट में करीब 50 से 60 लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी करीब 100 उम्मीदवारों के नामों पर जल्द फैसला लेने वाली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इसी साल आखिर में चुनाव होने हैं। अक्टूबर के या तो आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये चुनाव होंगे, ये तय है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में एक बार फिर से वापसी के पूरे प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में देखिए, बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है। शाम 5 बजे के करीब ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। और आपको बता दें कि संभव है, इसके भी पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है करीब 50 से 60 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। यानी कि कैंडिडेट फाइनल करने में बीजेपी एक स्टेप आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। और देखिए, चुनाव में वक्त है और हम शायद ये पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके से, अभी तक चुनाव की डेट की घोषणा भी नहीं हुई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि आज को लेकर के स्थिति अभी क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बैठक के बाद क्या वो लिस्ट आती है या नहीं, इस पर नजर जरूर रहेगी और न्यूज इंडिया आपको एक एक अपडेट देता रहेगा। तो चलिए, किसका होगा मध्य प्रदेश, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धवले जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से फरहाना जी हमारे साथ हैं। फरहाना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को लेकर के काफी तेजी से सोच रही है और डिसीजन ले रही है, क्योंकि हमने देखा एक लिस्ट आ चुकी है। संभावना यह है कि आज दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है अब से लगभग 2 घंटे बाद। जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल सही है। चुनाव में अगर पहला कदम जिसे कहते हैं वो है टिकटों का सही वितरण। अगर ये टिकटों का सही वितरण आपको अगली दिशा प्रदान करता है और चुनाव की दशा प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमें चुनाव को लड़ना है, किस प्रकार से हम किस दिशा में जाकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और मंथन, जी हाँ, ये बिल्कुल समुद्र मंथन की तरह ये चुनाव में टिकट वितरण का जो कार्य होता है समुद्र मंथन की तरह होता है। उसमें अगर अमृत निकल गया तो आप चुनाव जीत जाएंगे, और कहीं गलती से कुछ जहर निकल गया तो वाकई में आप पूरा चुनाव कुछ गलत टिकटों के कारण पूरा चुनाव आप हार जाते हैं वाकई में। और अगर वाकई ये बहुत सही बात आपने कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में लगभग 100 दिन शेष हैं, और अगर आज की लिस्ट भी निकल जाती है तो लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी घोषित कर देगी। ये वाकई में बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली कदम है, जिससे कि उन उम्मीदवारों को समय मिले और समय रहते वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर तैयारी करें। बिल्कुल, तैयारी के लिए वक्त भी उन्हें मिलेगा। अब हमारे स्टेट हेड अनिल जी हैं, उनसे एक कमेंट चाहूंगा। अनिल जी, आपसे एक कमेंट चाहूंगा, ये क्या हम बीजेपी की हड़बड़ाहट समझें या लीड लेने की एक कोशिश समझें, इसे समझें क्या? आश्चर्य, सरप्राइज फैक्टर जो होता है वार में, उसका भी एक तो सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। इस समय अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां लिए चलते हैं, फिर आपके पास आता हूं। ये उसको सिद्ध करता है। एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं कि भारत बनकर उभर रहा है, भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो वो भी स्पष्ट तौर पर आपने भी उन 3 दिनों में देखा कि यहां पर जो जो हुआ, भारत से
अरब देशों से होती हुई यूरोप तक जाने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है जो इसका हिस्सा है, और इसकी भी देश और दुनिया भर में स्वागत हुआ है, तारीफ हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करें तो वो भी विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और उसको सफलता की ओर भी वो लेकर गए। अगर मुझे ये कहना हो कि मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेस, तो उस दिशा में भी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम दुनिया को देने हो, स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका हिस्सा रहा, ये सारे मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पहलुओं पर भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया, जिसको हम सहमति से सबने पारित किया, और पूरे देशवासियों की ओर से जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद दिया, वहीं पूरे भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की सफलता। दो निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिए, 200 रुपये कम किए, और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को। अनिल जी अब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो सरप्राइज सेक्टर है, युद्ध में जो सरप्राइज, वार में जो सरप्राइज सेक्टर होता है, उसका फायदा उठाना चाह रही बीजेपी। पहले से ही टिकट की जो एक लिस्ट जो आ चुकी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वहां 39 और यहाँ 21, तो ये एक प्रकार से पहल है, एक प्रकार से इनिशिएटिव है, एक प्रकार से इनका जो है फायदा भी है, पहला कांग्रेस का बढ़ा के दिए। तो और ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव के इतने पहले जो है उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन हो रहा है, उम्मीदवारों की जो टिकट वितरण के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, बैठक पर बैठक हो रही है, क्षेत्रीय स्तर पर भी हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी अगर आज भी एक अच्छी से ज्यादा मैं इसे समझना चाहूंगा, क्या ये हड़बड़ाहट तो नहीं, अजय जी, ये हड़बड़ाहट तो नहीं है बीजेपी की? अजय जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट नहीं है। चलिए, अजय जी का ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं है, उनसे जुड़ करके चलते हैं। जी, जिस तरफ आप एक तरफ ये बता रहे हैं कि ये पहल है और जिन उम्मीदवारों को टिकट मिल गया है, जिनकी घोषणा हो चुकी है, उन्हें एक समय मिल रहा है कार्य करने के लिए। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जो बागी के रूप में खड़े होने जा रहे हैं या जो चाहते थे टिकट ना मिले, उन्हें भी तो उतना ही समय मिल रहा है अपने पांव जमाने को। अक्सर क्या होता है जब इस तरह की कुछ सीटें होती है तो उसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टिकट दिया जाता है, जिससे बागी उम्मीदवार या कोई दूसरा उम्मीदवार है उसे कम से कम मौका ना मिले और दूसरे जो सामने वाली प्रतिद्वंदी पार्टी है उसे भी देखने का मौका मिल जाता है कौन खड़ा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दें। क्या ये भी तो एक दूसरा पहलू है इसका?
अनिल जी, चलिए अभिषेक, एक्चुअली जब चुनाव आते हैं तो सब लोग इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि कम से कम एक तरफ से हम लोग निश्चिक्र हो जाएं और लोग उम्मीदवार हमारी तैयारी करें, जिससे कि हम बाकी के जो उलझी हुई सीटें होती हैं उन पर फोकस उन पर फोकस कर सके। तो बाकी का जो समय फरहाना जी है, फरहाना जी आवाज मिल रही है आपको? फरहाना जी, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे। देखिए, कई बार ये चीजें आपके पक्ष में जाती हैं, कई बार आपके विरोध में जाती हैं। बीजेपी तो एक कदम आगे बढ़ा चुकी है मध्य प्रदेश में, अभी आप चर्चा ही कर रही हैं और बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है। देखिए, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त बहुत हड़बड़ाहट की स्थिति है। उनके कई सारे नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरी कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा सिंधिया जी का जो प्रकरण 2020 में हुआ, जिसके सिंधिया जी को के जरिए इन्होंने जो सरकार बनाई, उसके बाद से जो इनके पुराने कार्यकर्ता, इनके नेता हैं, उनमें बहुत आक्रोश है। कहीं ना कहीं छोड़ के तो आपके भी नेता जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपके नेता नहीं छोड़ के जा रहे हैं। हमारे नेता, देखिए, थोड़े बहुत तो हर बार जब चुनाव होते हैं थोड़े बहुत का आना जाना तो होता है, लेकिन जिस तरह से आए दिन आप देखेंगे एक के बाद एक बीजेपी के नेता पार्टी छोड़, और दिग्गज नेता, अभी आप हाल ही में ले लीजिए समुंदर सिंह पटेल, दीपक जोशी जी और कुट्टू भैया, राजा बुंदेला, ये इनके दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं। इनके अलावा भी इतने नाम आप गिना रही हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इससे बड़ा नाम आपके पास कौन था? जी हाँ, मैं और ऐड करना चाहता हूँ, चुनाव के समय तो चलो संभव है। वो है, आप बीच में ना बोले, मैं अपना जवाब दे दूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो है जो अपने ही क्षेत्र से नहीं जीत पाते हैं, जो कभी उनका ड्राइवर रहा वो उससे हार जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी कहती है कि उनके फेस पर चुनाव लड़ा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत हाइप दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं। तो मैं तो इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम का फेस बनाइए ना। अगर हमने उनके फेस पे चुनाव लड़ा था तो अब आप बना लीजिए। अभी तक तो आपका सीएम का फेस भी जो है वो फाइनल नहीं है, अभी भी असमंजस की स्थिति इनमें बनी हुई है। हाल ही में जब अमित शाह जी भोपाल में आए थे, उन्होंने सभा की थी, तब एक पत्रकार ने उनसे जब ये सवाल पूछा कि क्या हम ये मान लें कि शिवराज सिंह चौहान ही का चेहरा आप सीएम का चेहरा है, तो उन्होंने इस पर कहा कि ये सवाल आप मुझसे ना करें, यह हमारा अंदरूनी मामला है, यह हम डिसाइड करेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अभी तक इनका सीएम का चेहरा भी साफ नहीं है। तो वो तो आप भी स्ट्रेटेजी लेके चलती हैं, कई बार आप कांग्रेस भी ऐसा करती है, चेहरा अनाउंस नहीं करती है, ये तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है सुनील जी, बीजेपी से अजय जी भी हमारे साथ हैं। जी अजय जी। पहली बात तो मैं हमारी कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि सीएम का फेस डिक्लेयर ना करना ये पार्टी का अंतर्गत मामला है, और एक इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत और पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी के तहत ये निर्णय होते हैं। आप बताइए, आप कह रही कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? एक महत्वपूर्ण, एक काबिलियत वाले नेता का आपने पार्टी में दमन किया, उन्होंने पार्टी, आज भाजपा में उन्हें जो मान सम्मान मिल रहा है, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री, ये आपको भी पता है और सबको पता है। जी मैंने आपके डिबेट में इंटरप्ट नहीं किया था, आप मुझे इंटरप्ट नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है, उनको समझ में आ रहा है। पहले तो ये कह रहे थे कि हम 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, इनके 6 महीने अब खत्म हो गए। जैसे ही भाजपा ने अपने स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के तहत, आपके स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के तहत भाजपा ने 6 महीने पहले डिक्लेयर करें, इनमें हड़बड़ाहट मच गई, ये भी हड़बड़ाहट मच गई। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, डिबेट होने दीजिए। इनमें हड़बड़ाहट मच गई, फिर इन्होंने आनंद फानंद में अपने जयप्रकाश अग्रवाल जी को कमलनाथ जी ने हटवा दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेके आ गए। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी का इक्वेशन कैसे बैठेगा? क्योंकि कमलनाथ जी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये पूरी की पूरी छिंदवाड़ा से कंट्रोल होती है, और उसका वो तो कांग्रेस देख लेगी अजय जी, वो तो कांग्रेस देख लेगी कि वो कैसे अपने नेताओं के बीच सामंजस्य बनाती है। आप अपना सामंजस्य कैसे मजबूत करेंगे? आप अपनी पार्टी का तो बताइए, आप अपनी पार्टी का सामंजस्य। आज जैसे आज पूरे देश का मीडिया दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की जो हमारी सर्वोच्च संस्था बॉडी होती है, जो टिकटों का ऊपर निर्णय लेती है, उसकी आज बैठक है शाम 5:30 बजे, है ना। 39 टिकट हम पहले ही घोषित कर दिए। आज की सीईसी में और कुछ सीटों पे मंथन हो जाएगा, उस मंथन के बाद और एक लिस्ट भी आ रही है। क्या लिस्ट आ रही है? वो देखिए, वो पार्टी का नीतिगत निर्णय जब आ जाएगी मीडिया को पता चल जाएगा। जैसे ही अभी ये बोल रहे कि अमित शाह जी ने पत्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया था कि ये प्रश्न हम पत्रकारों को नहीं बताएंगे। क्या आपको समझना पड़ेगा, जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार होती थी तो कुछ चंद पत्रकार मिलकर देश का कैबिनेट बनाते थे, तो आज उस स्थिति से बहुत भारत बाहर आ
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है अजय जी, ठीक है। सुनील जी सवाल लेना। अजय जी बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है और बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। किस हिसाब से कह सकते हैं? पिछली बार भी जनता ने तो आपको तो विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया था, लेकिन उस फैसले को आपने किसी भी दूसरे तरीके से बदला। वो भी आप कांग्रेस की ही मेहरबानी मानिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी तरफ आए, तब आप उस सरकार को बना पाए। आप किस हिसाब से कह सकते हैं इस बात को कि कांग्रेस हार रही है, वो जीत रही है? आप तो पिछली बार हारे हुए बैठे हैं। जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया था और उसको बदलकर आप किसी भी दूसरे तरीके से सरकार बना ले। वो तो इस बार भी हो सकता है, कांग्रेस भी आपके साथ कर सकती है, बीजेपी भी आपके साथ कर सकती है। बात कीजिए तो केवल विकास की कीजिए, मुद्दों की कीजिए। कौन से मुद्दों पर आप बीजेपी इस बार सरकार बनाने को तैयार है, उस पर बात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव भी नहीं आई। आप वोट परसेंटेज निकाल लीजिए, स्टैटिस्टिक देख लीजिए। 41.09% वोट मिले हमको, तो कांग्रेस को मिला था 40.89। अजय जी, वोट परसेंटेज से सर अजय जी, वोट परसेंटेज से सरकार बनती है या नंबर ऑफ सीट से सरकार बनती है? मैं आपको फिर हमने डेमोक्रेसी का सम्मान किया, हमने विपक्ष में बैठे, हमने उस समय जोड़ की राजनीति नहीं की। इनसे असंतुष्ट होकर 28 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भाजपा के आश्रय मिले। भाजपा नहीं गई थी उनके पास में। आपको ये देखना चाहिए कि भाजपा आप किडनैप करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? फिर विधायकों को बैंगलोर क्यों ले जाकर नजरबंद करके रखा हुआ था? माध्यम से जनता के बीच में जा रहे, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे कामों के भरोसे, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे विकास और गरीब कल्याण की कार्यों के भरोसे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश अपने 20 सालों का भाजपा का यहाँ का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आप सभी को देखना पड़ेगा, हमने रिपोर्ट कार्ड। ठीक है अजय जी, ठीक। फरहाना जी, ठीक है फरहाना जी, ये कांग्रेस को भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई राज्यों में यह स्थिति आपके साथ रही है कि आपके जीते हुए उम्मीदवार आपका साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो आप टिकट देने में कहीं गलती कर जाते हैं। देखिए, ऐसा सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कांग्रेस के साथ होता है। हाल ही में कर्नाटक में भी जिस तरह से इनके नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में भी लगातार इलेक्शन के बाद कर्नाटक में आपको चुनाव याद से होगा पहले कि क्या कुछ भी हुआ संभव था। है। चुनाव के बाद जीतने के बाद आदमी दूसरी पार्टी में चली जाए, ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है कि आप लोगों को बांध के नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, बांध के रखने की बात ही नहीं होती। जिस तरह से इन्होंने सिंधिया जी को मैनिपुलेट किया और किन चीजों को लेकर ब्लैकमेल किया, ये सभी को मुझे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर उनके जो समर्थक थे उन सभी को ये लेकर गए, उनको बेंगलोर में एक रिसोर्ट में बंद करके रखा, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए। तो ये तो जबरदस्ती की छीनी हुई सरकार इन्होंने बनाई है। इन्होंने लोकतंत्र को, संविधान को एक तरफ रखते हुए ये सरकार बनाई है, इस तरह का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के कार्यों में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है। चाहे तो हम भी कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि मैं तो मुख्यमंत्री था, चाहता तो मैं भी खरीद के मैं भी कर सकता था। लेकिन हम लोग इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं और इस बार भी हम लोग इस बात का, हो सकता है पिछले उसमें कहीं कुछ चूक हुई हो। ठीक है अनिल जी, बहुत बारीकी से। ठीक है अनिल जी, टिकट देना जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है। बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की, कहीं से भी कोई उसका विरोध के स्वर हमने नहीं देखे अभी तक। दूसरी लिस्ट भी संभव है कि आज आ जाए। कांग्रेस डिले कर रही है, कारण अगर आप थोड़ा सा जल्दी से समझा दें। अनिल जी, राणा जी से कि पिछली बार की तरह इस बार भी तो कोई टूट ना जाए, इसलिए तो देर नहीं हो रही है। टिकट बांटने में जो उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, आपने ही खुद कहा कि उनको ब्लैकमेल किया गया, तो क्या इस बार भी प्रत्याशियों की सूची में ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेल हो सकते हैं, उनको छांटने में देर हो रही है? देखिए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये आशंका जता रहे हैं और अगर हम उस चीज में एहतियात बरत रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व, तो उसमें बुराई क्या है? अगर ये बात है, अगर पिछली बार हमसे अगर कोई चूक हुई और अगर हम उस गलती पे सुधार करना चाहते हैं, उस पर मंथन अजय जी इतना डरा के क्यों रखे हैं? अजय जी इतना डरा के क्यों रखे हैं? जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस जल्दी से सर, समय मेरे पास नहीं है सर, जल्दी से इतना डरा के क्यों रखा है? कांग्रेस परिवार द्वारा चलाया जा रहा सिंडिकेट है और जब सिंडिकेट में पहली बात तो हम लोग डरते नहीं है, ना इन्होंने डराया है, ना ये डरा सकते हैं।
चलिए, वक्त इतना ही है मेरे पास, कोई किसी को नहीं डरा सकता। एक लास्ट में अजय जी आपसे कहना चाहता हूँ, जी हाँ आपने सही कहा, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, और बीजेपी को जब जरूरत पड़ती है नेताओं की तो बाहर से ले लेते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।